मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और ये प्लेलिस्ट खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है, क्या जिंक हमें हर फसल में देना चाहिए? जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। इसकी आवश्यकता कम होती है, लेकिन हमारे देश में लगभग सभी मिट्टियों में जिंक की कमी देखी जा रही है। और जिंक की कमी से पौधों की जो ऊंचाई है वो कम रह जाती है, पत्तियां अच्छी नहीं निकलती, कल्ले अच्छी तरह से नहीं फूटते और फिर जो उपज बहुत कम प्राप्त होती है। तो इसलिए जिंक का उपयोग किया जाता है ताकि उसकी मात्रा बनी रहे। लेकिन क्या हर फसल में, हम वर्ष में 2 फसल ले रहे हैं, तो क्या दोनों फसलों में जिंक डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। जैसे कि हम एनपीके खाद हर फसल में डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो रिकमेंडेड डोज है, चाहे हम खरीफ में उगाएं, रबी में उगाएं, कोई सी फसल उगाएं, उसकी रिकमेंडेड डोज डालते हैं। ऐसे ही सभी पोषक तत्वों को भी हमें देना चाहिए। लेकिन जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, इसको हम अगर एक फसल में डालते हैं तो इसका प्रभाव हमें अगली 3-4 फसलों तक मिलता है। वो ऐसा क्यों होता है, मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हमें जिंक किस फसल में डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तब समझ में आएगा कि जिंक कितना डालना है और किस फसल में डालना है। देखिए, कोई भी फसल जो पोषक तत्वों का शोषण करती है वो निर्भर करता है वो कितना अनाज पैदा कर रही है, बायोमास प्रोडक्शन कितना है, वो कितनी पत्तियां हैं, उसमें कितना तना है। तो सामान्यतः जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं, राइस है, मतलब धान है, गेहूं है, मक्का है, या तिलहनी फसलें हैं जिसमें कि सरसों है या दूसरी फसलें हैं, ये 1 एकड़ में सामान्यतः जो जिंक का अपटेक करती है, ये जो जिंक का अवशोषण करती है, एक फसल, 1 एकड़ में एक फसल, तो ये जो करती है, ये 1 एकड़ में की बात कर रहा हूं, एक नॉर्मली ये 300 या 200 से 300 ग्राम करती है। 200 से 300 ग्राम, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम वर्ष में 2 फसलें उगा रहे हैं, तो 2 फसल अगर हम ले रहे हैं, तो वर्ष में ये कितना अपटेक हो जाएगा हमारी मिट्टी से? ये हो जाएगा 400 से 600 ग्राम 1 एकड़ का। तो इसका मतलब ये मोटा मोटा मान सकते हैं कि एक साल में जो भी हम फसल उगा रहे हैं वो ज्यादा ज्यादा 600 या 700 ग्राम एकड़ का अपटेक कर लेगी। तो ये हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 700 ग्राम है या 600 ग्राम है। ये एक मैंने रफ एस्टिमेट बताया है, इसी रेंज में लगभग रहता है। अब हम जो जिंक डालते हैं, वो देखिए, जिंक जो डालते हैं 21% वाला जो डालते हैं, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो है 10 किलोग्राम एकड़ प्रति एकड़। इसको आप मैथमेटिक्स को समझेंगे, इसकी गणित समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 33% वाला जो जिंक होता है वो डालते हैं हम 6 किलोग्राम प्रति एकड़। तो अब देखिए कि चाहे हम ये 10 वाला 21% वाला डालें या 6 किलो 33% वाला, ये 1 एकड़ में वास्तव में जिंक की जो मात्रा है, असल में ये जिंक सल्फेट हम डालते हैं, जिंक सल्फेट जो डाल रहे हैं, तो ये 21% है और हमने 10 किलो जिंक सल्फेट डाला है, तो इसका 21%, तो जो हमें निकलेगा एकड़ में, ये 2 किलो ही निकलेगा लगभग। और ये 6 किलो है, इसका 1/3 कर लेंगे, 33% है, तो ये भी 2 किलो ही आएगा। तो इसका मतलब कि हम 1 एकड़ में एक बार में 2 किलो जिंक दे रहे हैं। तो ये रिकमेंडेशन रहती है। ऐसा क्यों दे रहे हैं भाई? जरूरत तो 200-300 ग्राम की है और हम डाल रहे हैं 2 किलो। जैसे मान लीजिए धान गेहूं ले रहे हैं और हमने धान में डाल दिया 10 किलोग्राम प्रति एकड़, तो हमने वास्तव में खेत में 2 किलो जिंक डाला। जबकि धान की फसल बहुत करेगी तो 600 ग्राम कर लेगी, 700 ग्राम कर लेगी, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। ये तो 2 फसलों का 700 ग्राम हो रहा है। तो मान लीजिए 1 एकड़ में आधा किलो जिंक ले लेती है धान, तो हम इतना ज्यादा क्यों डाल रहे हैं? तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ज्यादा डालने का कारण क्या है। देखिए, जिंक एक रिएक्टिव मेटल है, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन करती है। तो जब हम खेत में डालते हैं तो हमारे खेत में बहुत तरह के आयन हैं, बहुत तरह के कंपाउंड्स हैं, तो ये उन सब के साथ रिएक्शन करती है। तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है और इनसॉल्युबल जिंक हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन करता है जिंक। तो अब मिट्टी में आप डालेंगे, जिंक सल्फेट डालेंगे, पानी में घुल के जिंक अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, जिंक थोड़ा पौधे अपटेक करेंगे, अवशोषण होगा, बाकी जिंक रिएक्शंस करेगा मिट्टी के अंदर और दूसरे कंपाउंड्स है जितने आयंस हैं उनके साथ।
अब ये जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन होकर के ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं जो पानी में घुलते नहीं है, तो बहुत ही कम मात्रा पानी में घुल पाती है, उस कारण से इसका अवशोषण कम होता है। तो अवशोषण ज्यादा हो इसलिए हमें क्या डालना पड़ता है, जिंक ज्यादा डालना पड़ता है। तो अगर हम ये 2 किलो 1 एकड़ में हमने डाला, धान में डाला, मान लीजिए हमने धान में 2 किलो 1 एकड़ डाला, तो क्रॉप मुश्किल से 300 400 500 ग्राम एकड़ का ही अपटेक कर पाएगी। तो अब मैं 2 किलो आपने डाला और ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ में 500 ग्राम का ही अपटेक होगा, तो इसका मतलब कि उसमें 1.5 किलो मिट्टी में रह गया। फिर आपने गेहूं बोया, गेहूं में भी जिंक सल्फेट डाल दिया, वो भी मुश्किल से आधा किलो ही कर पाएगी, तो फिर 1.5 किलो फिर बढ़ गया। तो इसका मतलब हर फसल में करीब 1.5 किलो प्रति एकड़ जिंक बढ़ता जा रहा है। तो धीरे 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 ये जिंक क्या हो जाएगा, बढ़ता तो जा रहा है लेकिन सॉल्युबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम एक फसल में जब जिंक डालते हैं 2 किलो एकड़ का, तो इसका मतलब 3-4 फसलों तक काम करता है। तो अगर हम ये मान लें कि 500 ग्राम या 700 ग्राम मान लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा, बहुत लिमिट हमने मान ली कि 700 ग्राम एकड़ का जिंक अपटेक हो रहा है एक साल में, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे 2 किलो जिंक कितने साल चलेगा, 3 साल चलेगा। तो इसका मतलब कि 3 साल बाद हमें जिंक डालने की आवश्यकता होगी। इसलिए हम जो जिंक 2 या 3 साल बाद डालते हैं, कुछ फसलें बहुत ज्यादा जिंक ले लेती हैं, तो 2 साल तक तो जिंक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब अगर आप एक बार जिंक सल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो करीब 4 फसलों तक काम करेगा। मतलब 1 साल में अगर 2 फसल ले रहे हैं तो 4 फसलों तक वो काम कर जाएगा। तो ये जो जिंक हम लगातार बढ़ाते जाते हैं, वो मिट्टी में बढ़ता जाता है लेकिन पौधों को उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। इसलिए अगर आप जिंक इस रिकमेंडेड डोज में डाल रहे हैं जो हम बताई जाती है फसलों में, तो फिर आपको 3-4 फसलों तक फिर जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिंक मिट्टी में बढ़ता जा रहा है लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा, सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, पानी में घुल नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब कि यह है कि हम जिंक सल्फेट तो डालते हैं लेकिन पौधों को उपलब्धता उसकी कम होती है। अब मिट्टी के अंदर इसका पूल बन रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। अब इसको पौधों को कैसे उपलब्ध कराएं? तो इसका तरीका यह हो सकता है कि कुछ बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं, जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आता है। तो ये जैव उर्वरक जो होते हैं जिंक को मोबिलाइज करने वाले, जब मिट्टी में डालते हैं तो जो मिट्टी के अंदर जो जिंक जो फंस गया है, जो घुल नहीं पा रहा, उसको घोलने का काम करते हैं। तो जिंक वाले आप जैव उर्वरकों का प्रयोग कीजिए अगर आप जिंक डाल रहे हैं खेत में, तो ताकि वो जो जिंक को सॉल्वलाइज और मोबिलाइज कर सकें। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, जिंक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो वो दूसरे जो आयंस हैं उनको भी फांसता रहेगा अपने अंदर, उनके साथ इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता रहेगा और वो उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। जैसे कि जिंक का फास्फोरस के साथ जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फास्फोरस को उपलब्ध नहीं होने देता, तो क्या होगा, फास्फोरस बंध जाएगा या दूसरे आयन उसके साथ बंध जाएंगे, या ना भी बंधे जैसे हाइड्रोक्साइड बन गया तो जिंक खुद ही अवेलेबल नहीं होगा। तो जिंक का अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा मिट्टी में तो उससे फिर क्या आएगी, समस्या आएगी। तो जिंक हमने एक फसल में डाला, फिर अगले फसल में आप बायो फर्टिलाइजर प्रयोग कीजिए, तीसरी फसल में भी बायो फर्टिलाइजर प्रयोग कर लीजिए, चौथी फसल में आप जिंक डाल भी सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 किलो जिंक आप देख रहे हैं कि एक साल में कितना जा रहा है, ये 600-700 ग्राम जा रहा है, और आपने एक फसल में डाल दिया है 2 किलो। तो इसका मतलब कि 3 फसलों तक तो ये आराम से काम 2-3 साल तक ये आराम से काम करेगा। एक तरीका तो यह है कि आप जिंक के जैव उर्वरक का प्रयोग करें। दूसरा, जो जैविक पदार्थों की खाद का प्रयोग करें। जब जैविक खाद्य को हम प्रयोग करते हैं तो इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, बहुत सारे तरह के पदार्थ निकलते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी सक्रियता बढ़ती है। तो ये सब जिंक को घोलने का काम करते हैं, इससे जिंक घुलता है। तो अगर हमारे खेत में जैविक पदार्थ अच्छे हैं, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है और हम उसको मिला रहे हैं हर साल, तो जिंक की उपलब्धता भी धीरे धीरे बढ़ेगी। एक तो उस जैविक पदार्थों में जो भी आप डाल रहे हैं, गोबर की खाद है, कंपोस्ट, उसमें जिंक है। दूसरा, इसका जब डिकम्पोजिशन होगा बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं, ह्यूमिक कंपाउंड, नॉन ह्यूमिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारे चीजें निकलती हैं जो जिंक को उपलब्धता बढ़ाने का काम करती हैं। तो यह आपकी समझ में आया होगा कि अगर हम एक फसल में जिंक डाल दे रहे हैं तो फिर हमें 3-4 फसलों तक डालने की जरूरत नहीं है। तो धान गेहूं का अगर आप फसल चक्र ले रहे हैं, मान लीजिए आप धान के बाद गेहूं ले रहे हैं, तो यहां आप धान में जिंक डाल दीजिए, यहां जिंक का प्रयोग कर लीजिए, फिर आपको गेहूं में जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी फसल फिर आप धान की लेते हैं तो वहां बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कीजिए ताकि जो पहले से उपलब्ध जिंक है वो जो पहले से है वो घुल जाए। मान लीजिए आपने यहाँ जिंक डाला धान में और गेहूं में नहीं, डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जिंक की डेफिशिएंसी आ गई, आ सकती है क्योंकि सारा का सारा क्या हो गया, जिंक फिक्स हो गया। कुछ ऐसी आपकी मिट्टी है कि उसमें जिंक नहीं निकल पा रहा है, फिक्स हो गया है, तो फिर गेहूं में जिंक की डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब ऐसी स्थिति से कैसे निपटें हैं?
जिंक तो हमने यहाँ डाल रखा है, जिंक तो मिट्टी में बहुत है, लेकिन पीएच हाई हो गई है, पीएच ज्यादा चली गई है, या ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसी स्थिति में जिंक की डेफिशिएंसी आ सकती है। तो यहां फिर आप छिड़काव कीजिए। जिंक का 0.5% का आप छिड़काव कर लें। 21% वाला जो जिंक आता है, 21% वाला जो जिंक सल्फेट आता है, उसका 0.5% कर लीजिए, और 0.3% कर लीजिए। 33% वाला जिंक सल्फेट आता है, तो इसका अगर आप छिड़काव कर देते हैं, 2 छिड़काव कर लेंगे, तो जिंक की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि जितना हम जिंक डालते हैं उसका लगभग 1/10 या 1/15 भाग ही, मतलब 10 से 15% भाग ही उस फसल को मिल पाता है। मोटी मोटी बात यह है। तो 15 ज्यादा 20% तक का जो है वो जिंक मिल पाएगा, बाकी मिट्टी में पड़ा रह जाता है, 75-80% मिट्टी में रह जाता है, वो अगली फसल के काम आएगा। लेकिन वो फिक्स हो गया है, इनसॉल्युबल हो गया है, उसके लिए आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। मान लीजिए जैव उर्वरक नहीं मिलते हैं और जिंक की डेफिशिएंसी आ गई, तो फिर जिंक सल्फेट का स्प्रे करें। तो इसलिए जिंक के प्रयोग में बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप जिंक डालना कर देंगे, जमीन में शुरू कर देंगे, तो दूसरे तत्वों की कमी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिंक है, लोहा है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये एक जैसे आयन होते हैं जो रूट जड़ों में जाने के लिए कंपटीशन करते हैं। तो अगर जिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आयरन को जड़ों में नहीं जाने देगा, या कॉपर को नहीं जाने देगा, क्योंकि इनकी जो आयनिक स्ट्रक्चर है या जो काम है लगभग एक जैसा होता है। तो कोई भी अगर तत्व बहुत ज्यादा हो जाता है अपने लिमिट से, तो दूसरे तत्वों के अवशोषण को रोक देता है या दूसरी तरह की क्रियाएं करता है, जिसका फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि हम जिंक सल्फेट के साथ साथ बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, जिंक जो मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं उनका करें, गोबर की खाद, जैविक खादों का प्रयोग करें, और जिंक डालने के बाद भी अगर आ रही है डिफिशियंसी, तो हम फिर जिंक सल्फेट का खड़ी फसल में छिड़काव करें। तो अगर आप इस तरह से जिंक का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे और फसल की उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।